नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है। तो जब हम शिक्षा के इतिहास की बात करते हैं, तो शिक्षा का इतिहास बहुत ही बृहद है। भारत जैसे देश में हमारी शिक्षा वैदिक पीरियड से प्रारंभ होकर अभी 2020 तक किस प्रकार विभिन्न आयोगों, विभिन्न समितियों द्वारा कैसे जो है रिकमेंडेड होके आगे बढ़ी है, कैसे उसका विकास हुआ है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को अगर हम 2 रूपों में बाँटें तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक कहें कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और दूसरा आफ्टर या बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया या आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी, उसको देख लें। तो शुरुआत जो है वैदिक पीरियड से होती है। वैदिक पीरियड करीब 2500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा तक चला। इसके बाद फिर बुद्धिस्ट पीरियड 500 से लेके करीब 1200 ईसा तक चला। इसके बाद मुस्लिम पीरियड 1200 से लेके 1813 तक और इसके बाद ब्रिटिश पीरियड चालू हुआ। ब्रिटिश पीरियड के बाद 1947 में हमको आज़ादी मिली। इसके बाद विभिन्न आयोग जो बने, उस पर शिक्षा के आयोगों द्वारा जो आयोग बने, उनके क्या-क्या रिकमेंडेशन रहे, तो इसको इस प्रकार से बाँट सकते हैं कि 2 भागों में। एक पहला जो है बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था रही है हमारी। तो सबसे पहले अगर वैदिक पीरियड की बात करें, तो वैदिक पीरियड करीब ये एक आंकड़ा है कि 2500 साल से पहले, ईसा पूर्व से पहले 500 ईसा तक वैदिक पीरियड हमारा प्रारंभ चला था। वैदिक पीरियड में जो शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ थीं, जो शिक्षा देने की प्रक्रिया थी, वो क्या थी कि उस समय शिक्षा को माना गया था कि शिक्षा जो है, वेदों में लिखा भी है कि शिक्षा या सा विद्या या विमुक्तये या जो है शिक्षा मुक्ति का साधन है। तो एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षा का जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है और शिक्षा की बातों को सीख लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो शिक्षा की शुरुआत वैदिक पीरियड में सबसे पहले एक संस्कार से होती थी, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन संस्कार आज भी जो है हमारे घरों में होता है कि उपनयन संस्कार के अंतर्गत बालक को जो है उसके सर मुड़वाकर और उसको पीले वस्त्र पहनाकर घर में बैठाया जाता है और अक्षत वगैरह से उसका जो है उसके ऊपर जो है जो गुरु रहता है या जो ब्राह्मण रहता है या जो पंडित रहता है, वो विभिन्न प्रकार की जो है अच्छत से उसके वैदिक मंत्रों से उसका जो है पूजा करता है। इसके बाद जो है फिर गुरु पूछता है कि मैं तुम जो है किसके शिष्य हो या किसके जो है बालक हो, किसके ब्रह्मचारी हो? तो उत्तर देता था बालक कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ, आपका शिष्य हूँ। तो इस प्रकार से उसका उपनयन संस्कार होता था और ये जो है उपनयन संस्कार एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बच्चों के लिए जो है उस समय वैदिक पीरियड में लागू होती थी। जिसमें जो है ब्राह्मण जब 8 साल के बच्चे होते थे, क्षत्रिय जो है 11 साल के और वैश्य 12 साल के रहते थे, तो उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक जो है द्विज कहलाने लगता था। इससे पहले वह बालक शूद्र या केवल बालक ही रहता था या उसको शूद्र के नाम से संबोधित किया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद उसको द्विज कहा जाता था और द्विज बालक फिर जो है गुरुकुल में प्रवेश कर लेता था। वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करता था और 24 से 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में लौट आता था, अपने दैनिक जीवन में लौट आता था। तो उपनयन संस्कार पहला संस्कार है जिसके माध्यम से बच्चों का जो है विद्यालय में या गुरुकुल में प्रवेश होता था। इसके बाद जो है शिक्षण का जो समय था गुरुकुल में बालक चला गया, द्विज कहलाने लगा। इसके बाद जो है शिक्षण जो है प्रातः काल में सुबह से शुरू होकर दोपहर तक और फिर जो है दोपहर के भोजन के बाद और बालक इसके बाद विश्राम करते थे और फिर
सायंकाल से शुरू होता था। तो शिक्षा की व्यवस्था जो है पूरे दिन चलती रहती थी। शिक्षण की अवधि जो रहती थी, वो जो मैंने बात की कि 24 से 25 साल तक बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता था। इसके बाद जो है वो चाहे तो गृहस्थ जीवन में लौट सकता था। इसके लिए 3 प्रकार की जो है 3 प्रकार के छात्र जो है होते थे। जैसे 24 वर्ष तक जो बालक अध्ययन करते थे उनको वसु कहा जाता था। जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था, और जो 48 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको आदित्य कहा जाता था। पाठ्यक्रम की बात करें तो वैदिक पीरियड में पाठ्यक्रम मुख्यतः दो जो है दो विषयों का उसमें समावेश रहता था, जिसे जो है एक अपरा है और दूसरा परा है। अपरा जो है विषय वो भौतिक विषय होते थे, और परा विषय आध्यात्मिक विषय होते थे। इसके अंतर्गत इतिहास, औषधि शास्त्र, आपका इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्चरी जिसको धनुर्विद्या कहते हैं, और शल्य चिकित्सा, सर्जरी वगैरह सिखाई जाती थी। इसके बाद जो है परा विषयों में आपका वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र, इस प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तो ये पाठ्यक्रम उस समय का था। शिक्षण विधियां जो है मुख्यतः जो टीचिंग मेथड थी वैदिक पीरियड में, जिससे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था, वो मॉनिटोरियल व्यवस्था थी। और टीचर क्वेश्चनिंग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से टीचिंग करते थे। मॉनिटोरियल व्यवस्था के अंतर्गत जो बड़े छात्र थे, जो ऊपर की कक्षाओं में पहुंच गए थे, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था वैदिक पीरियड में थी। गुरु शिष्य का संबंध जो है एक प्रकार से पिता पुत्र के समान था। इसमें जो है दो बातें कही गई कि एक जो शिष्य के कर्तव्य रहेंगे और एक गुरु के कर्तव्य रहेंगे। तो शिष्य के क्या कर्तव्य होते थे कि जो स्टूडेंट रहता था वैदिक पीरियड में, वो भिक्षा मांगता था, लकड़ी काट कर लाता था। गुरु की जो है जो पशु रहते थे उनको चराना, पानी भरना, अध्ययन करना, उनका आज्ञा का पालन करना टीचर्स की। तो इस प्रकार की चीजें शिष्य करते थे। और गुरु के क्या काम थे कि वो छात्रों के लिए वस्त्र, भोजन की व्यवस्था करता है। और बालक की तबीयत खराब हो गई तो उसकी चिकित्सा सेवा, ये सब प्रकार के काम टीचर के थे। वैदिक पीरियड में अनुशासन और दंड की बात करें तो ये अनुशासन उस समय जो डिसिप्लिन थी, वो डिसिप्लिन बेसिकली जो है सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता था। टीचर केवल जो है बच्चों को समझाना, बुझाना, उपदेश देना, इसी प्रकार के काम करता था। किसी बालक से अगर गलती हो जाती थी तो वह स्वदोष के माध्यम से, सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से स्वयं जो है उस दंड जो है अपनी गलती को स्वीकार करके उसका दंड स्वयं से लेता था कि वो कभी अल्पाहार करता था, कभी भोजन छोड़ देता था। इस प्रकार की चीजें होती थी। और शारीरिक दंड न के बराबर था, होता भी था तो वो बहुत हल्का फुल्का होता था वैदिक पीरियड में। अब देखें कि जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी वो एक तरीके से जो है टीचर माँ बाप का रोल प्ले करता था बच्चों के लिए गुरुकुल में। और ऐसी कई संस्थाएं थी जो शिक्षा देती थी। उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे पहले गुरुकुल था, गुरुकुल में बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद ऊपर का था चरण, चरण में एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा देता था। इसके बाद घटिका थी, घटिका धर्म तथा दर्शन की शिक्षा जो है टीचर देते थे। टोल में एक शिक्षक केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। परिषद थी, तो परिषद में 10 शिक्षक जो है विभिन्न परिषदों के माध्यम से शिक्षा देते थे। चतुष्पदी थी, इसको ब्राह्मणी विद्यालय भी कहा जाता है। इसमें दर्शन, पुराण, वेद, व्याकरण इत्यादि की शिक्षा होती थी। और विशेष विद्यालय थे जिसमें जो है स्पेशल स्कूल्स थे, जिसमें आपकी मेडिसिन वगैरह की, मेडिकल की, और जो है विज्ञान की, कृषि की, वाणिज्य की, और मिलिट्री वगैरह की, मिलिट्री साइंस वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। तो एक तरीके से ये हायरार्की थी जो वहाँ के विद्यालय थे उनमें, कि पहला जो है आपका गुरुकुल, फिर चरण, फिर घटिका, फिर टोल, परिषद, चतुष्पदी और विशेष विद्यालय। इस प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था आपको वैदिक पीरियड में देखने को मिलती थी। गुरु सेवा सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जो शिष्य था उसका मुख्य काम एक तरीके से गुरु की सेवा करना था। ये अनिवार्य था, सभी के ऊपर लागू होता था। तो गुरु के जो भी दैनिक कार्य थे वो शिक्षा जो विद्यार्थी रहते थे वो स्वयं से करते थे।
उनके जो है नहाना, धुलाना, गुरु के कपड़े साफ करना, उनके लिए दातून की व्यवस्था करना, खाने-पीने की व्यवस्था करना, सब कुछ जो है शिष्य उस समय टीचर्स के लिए करते थे। और सबसे बड़ी बात एक बेगरी थी, भिक्षावृत्ति। तो इस समय जो है, जो स्टूडेंट थे, वो जो भी खाते-पीते थे गुरुकुल के समय, वो माँग कर खाते थे। तो उस समय बेगरी को या भिक्षावृत्ति को बुरा नहीं माना जाता था। स्टूडेंट हमेशा जो है जो उनको जो है खाने के लिए मिल जाए भिक्षावृत्ति के रूप में, उसी को खाते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है उस समय, उस पीरियड की। शिक्षा सत्र क्या था, सेशन उस समय कैसे चलता था और कैसे जो है छुट्टियाँ, हॉलिडेज़ वगैरह थी। तो शिक्षा सत्र जो है श्रवण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह से आरंभ होता था और पौष पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। तो उस समय श्रवण मास में शुरू होकर पौष मास में समाप्त होता था। जो एजुकेशन का जो है सिस्टम था, जो सेशन था, वो उस समय ऐसे चलता था। शिक्षा जो है उस समय निःशुल्क थी, पूरी तरीके से फ्री थी। गुरुकुल में आपने एडमिशन ले लिया तो आप जो है फ्री शिक्षा लेंगे, बस वो आपका काम क्या है, भिक्षावृत्ति करना। बाकी जो है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था रहती थी, उस समय राजा महाराजा जो दान देते थे, उससे हो जाता था। अब इस समय का जो एजुकेशन सिस्टम वास्तव में एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से विहीन था, लेस था कि परीक्षा प्रणाली जो है नहीं थी, केवल और केवल जो है गुरु जो है बच्चों को जो पाठ देता था याद करने के लिए, वो याद कर लेते थे, उनसे सुनता था। बाकी और जो है शास्त्रार्थ वगैरह विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में बांट के डिबेट कराता था, डिस्कशन कराता था जो गुरु था उस समय। तो उससे उसके माध्यम से टीचर जो बच्चे जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते थे। तो ये वहाँ की परीक्षा प्रणाली थी। लिखित परीक्षा प्रणाली का कोई जो है कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। अब ये तो पूरी बात हो गई आपके वैदिक पीरियड की। अब देखिए बौद्ध कालीन पीरियड में करीब 500 ईसा पूर्व के बाद जब इतना ज़्यादा कर्मकांड वगैरह होने लगा, तो उस समय जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म में तथागत भगवान ने विभिन्न प्रकार के जो है जो सजेशंस दिए, जो उपदेश दिए, उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। उस समय के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लागू किया और उस समय की बौद्ध पीरियड की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सबसे स्ट्रांग भारत में मानी जाती है। बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही जो है क्रमबद्ध तरीके से विद्यालयों की स्थापना उस समय की गई थी। अब इसमें देखें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था शुरू में जब बालक जो है पढ़ने के लिए जाता था, तो उस समय पहला उसका संस्कार होता था जिसे पाबज्जा संस्कार कहते हैं। पाबज्जा संस्कार का मतलब होता है बाहर जाना। ये अच्छा, इस समय वैदिक पीरियड में शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था बैन थी। उस समय शिक्षा नहीं दी जाती थी उनको। लेकिन बौद्ध पीरियड में सभी चारों वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था की गई। सभी लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो पहला संस्कार सभी के लिए होता था पावज्जा संस्कार। पावज्जा संस्कार के अंतर्गत बालक अपना सिर मुड़वाता था और पीले वस्त्र पहन के गुरु के पास जाता था और एक जो है उद्घोष करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस प्रकार की जब वो बात करता था, तो उसको फिर जो है उस समय की जो बौद्ध पीरियड में जो स्कूल कॉलेज थे, उनको मठ कहा जाता था। तो उसको मठ में भेज दिया जाता था, यानी वो हम मठ में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता था जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता था। तो इस प्रकार से उसकी बौद्ध धर्म की उसकी शिक्षा जो है प्रारंभ होती थी। ये बौद्ध धर्म वास्तव में 10 ये जो बालक जो जो उद्घोष करता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का, ये 10 आदेश देते थे। 10 आदेश क्या थे कि बालक ये कहता था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करना, किसी जीव की हत्या न करना, असत्य झूठ भाषण मत देना, अशुद्ध आचरण नहीं करना, वर्जित समय पर आहार नहीं करना और मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, बगैर दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, सोना चांदी तथा बहुमूल्य वस्तुओं को दान में नहीं लेना है,
नृत्य, संगीत, तमाशे आदि के पास आपको नहीं जाना है। तो ये जो है बड़े सख्त नियम थे उस समय कि अगर आपने गुरुकुल में प्रवेश कर लिया और अच्छा उस समय जो है बच्चों के नाम जब जैसे ही जो है मठ में वो प्रवेश करता था, तो उसका नाम सामनेर हो जाता था, बालक का नाम सामनेर होता था। तो ये 10 जो है इसको 10 शिक्षा प्रदानी कहते हैं, यानी ये 10 नियम जो है बालक फॉलो करता था, उन्हीं के आधार पे फिर जो है उसकी शिक्षा शुरू होती थी। ये अनिवार्य था कि ये 10 नियम बालक पालन करे। इसके बाद उसकी शिक्षा जो है एक औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। अब उस समय जो बात की मैंने कि श्रमण सामनेर के नाम से उसको जाना जाता था। 12 वर्ष तक जो है फिर इसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करता था। बाहर 12 वर्षों के बाद एक संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार। इसके अंतर्गत बालक जो है जो 12 साल में जो सीखा है उसको जो है आ, अपने जो है गुरुओं को सुनाता था। उसके आधार पर ये निर्णय लिया जाता था कि बालक वास्तव में कुछ सीखा है या नहीं। तो इसके लिए जो है एक दीक्षांत समारोह टाइप का जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जिसमें जो है 10-12 जो है जो शिक्षक थे वो बैठते थे और बीच में वो सामने बैठता था, शिष्य बैठता था और उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते थे। उन प्रश्नों के आधार पर ये निर्णय लिया जाता था कि ये उपसंपदा संस्कार का अधिकारी है या नहीं। इसके बाद जो है जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों के लिए जैसे मैंने बात की कि सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी जातियों के लिए जो है इस समय विद्यालय खोल दिए गए थे, मठ खोल दिए गए थे। सभी को शिक्षा लेने का अधिकार था जो शिक्षा ले सके, लेकिन इनकी एक अनिवार्यता थी कि शिक्षा वही ग्रहण कर सकता है जो बौद्ध धर्म को अपना ले। तो इस प्रकार से विद्यार्थी तो था। अब देखें विद्यार्थियों का चुनाव जो है टीचर कैसे करता था, तो जो ऊपर के 10 शिक्षा प्रदानी हैं उन्हीं को फॉलो करके विद्यार्थियों का चुनाव वो करता था। अध्ययन की अवधि क्या थी कि पाबज्जा संस्कार के बाद 12 साल तक जो है बालक वहां पर अध्ययन करता था मठों में। शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, किन शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्ययन करता था, तो उसमें जो है अनुकरण विधि थी, व्याख्यान विधि थी, वाद विवाद विधि थी, तर्क विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, स्वाध्याय विधि थी, प्रदर्शन, अभ्यास, सम्मेलन, शास्त्रार्थ, जो विभिन्न प्रकार की विधियां जो है वो बालक जो है उस टीचर उसमें यूज करता था, जिसके माध्यम से वो बच्चों को शिक्षा देता था। पाठ्यक्रम किस प्रकार का था, पाठ्यक्रम में संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, न्याय आदि प्रमुख विषय थे। इसके अतिरिक्त आप सैनिक विद्या, धनुर्विद्या, कला कौशल आदि की जो है शिक्षा बालक लेते थे। शिक्षा का माध्यम क्या था, शिक्षा का माध्यम उस समय वैदिक पीरियड में संस्कृत था, लेकिन जो है बौद्ध पीरियड में आपका पाली हो गया, पाली लैंग्वेज होती है। तो उस पाली लैंग्वेज में जो है शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का जो आधार था वो किस प्रकार का था कि ये शिक्षा जो है विभिन्न केंद्रों पर दी जाती थी, विभिन्न प्रकार के केंद्र। जो ये केंद्र थे, ये मठ थे, यही मठ बाद में विश्वविद्यालय कहलाए। अभी हम उस पर आते हैं। तो वो विश्वविद्यालय का रूप ले लिए जो मठ थे। जब बड़े हो गए, उनकी जो है संख्या बड़ी बड़ी हो गई, विस्तृत क्षेत्र में पाए गए, तो वो विद्यालय का रूप ले लिए और अब विश्वविद्यालय का। तो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना बौद्ध पीरियड में हुई है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सभी वर्गों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए ओपन थी। जो शिक्षा के केंद्र थे उस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, उदंतपुरी, सारनाथ, नदिया, जगदला, कांची, ये बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए और ये इतने प्रसिद्ध हुए कि जो है विदेशों से भी छात्र इसमें पढ़ने आते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में एक समय 10 से 12 हजार बच्चे पढ़ा करते थे। तो ये जो है व्यवस्था बौद्ध कालीन में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के केंद्र थे। खेल कूद और व्यायाम भी जो है इस समय बच्चों को सिखाया जाता था। विभिन्न प्रकार के शारीरिक जो है क्रियाकलाप कराए जाते थे, जैसे कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, रथों को दौड़ाना इत्यादि प्रकार के कार्य जो है बच्चे इस समय करते थे। तो ये तो है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। अब देखें मध्यकालीन, जब करीब 500 ईसा से लेके 1200 ईस्वी तक आपका ये बौद्ध पीरियड चला। इसके बाद मुस्लिम आए, तो मुस्लिमों का जो राज रहा करीब 600 साल तक, 1200 के आसपास से 1800 तक। अब एक मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, तो इस समय था। तो इस समय जो है
मुस्लिम ने जो शिक्षा की व्यवस्था की मिडिल पीरियड में, उसको देखें तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, तो उसमें सबसे पहले था कि एक संस्कार जिसको बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता था। तो शुरुआत जो है बालक की, देखिए शिक्षा जो है मकतब मदरसों में दी जाती थी, और बालक जो है मकतब या मदरसे में प्रवेश करने का तभी अधिकारी होता था जब वो बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म को पूरा करता था। तो बिस्मिल्लाह रस्म क्या थी कि जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, तो उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाया जाता था, और वो जो है बालक या तो लिख कर या फिर जो है बोल कर कि बिस्मिल्लाह शब्द बोले या जो है लिख दे, तो वो जो है फिर औपचारिक रूप से मकतब में या मदरसे में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता था। फिर बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का रहे, मौलवी के पास ले जाया जाए, मौलवी साहब उसपे बिस्मिल्लाह बुलवाते थे। अगर बिस्मिल्लाह वो बोल देता था या लिख देता था, तो वो जो है फिर मदरसे में प्रवेश कर लेता था। अब उस समय की जो शिक्षण संस्थाएं थी उसमें देखिए 2-3 महत्वपूर्ण है। एक तो मकतब, मकतब की जो बात मैंने की कि ये प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर जो है छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। एक खानकाह थे, खानकाह में विभिन्न ये जो है इसमें भी जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। ये विभिन्न प्रकार के जो है राजा महाराजाओं द्वारा चलाए जाते थे। एक और है दरगाह, दरगाह में जो पीर बाबा वगैरह रहते थे, तो उनके पैगंबर वगैरह पीर बाबा, उनके माध्यम से जो है ये स्थापित किए गए थे। यहाँ पर भी शिक्षा की व्यवस्था थी। मदरसे हैं, मदरसे जो है उच्च शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। यहाँ पर 3 प्रकार की डिग्री मदरसे में दी जाती थी, आलिम, कालिम और फाजिल की। जिसको धर्म साहित्य दर्शन कहा जाता है कि जो बच्चा धर्म में तेज है वो आलिम, जो साहित्य में तेज है वो कालिम, और जो फाजिल है वो दर्शन में तेज होगा पढ़ने में। तो ये जो है मदरसे में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अरबी फारसी स्कूल भी जो है उसमें बनाए गए थे, तो वहाँ पर भी जो है बच्चों की पढ़ाई होती थी, जिसमें मोस्टली जो है राइटिंग की बात, सुंदर लेखन की बात जो है यहाँ पर की जाती थी। कुरान के स्कूल स्थापित किए गए थे। तो ये शिक्षा संस्थाएं हैं जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के मुख्य आधार बिंदु थे। इस समय इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। फिर है कि मुस्लिम काल में शिक्षा जो है निःशुल्क थी, कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता था। कक्षा नायकी पद्धति थी। कक्षा नायकी पद्धति जो मैंने बात की कि मॉनिटोरियल सिस्टम था कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं और मकतब या मदरसे से मकतब से निकल के मदरसे में पहुंच गए हैं, वही बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। मौलवी साहब का केवल इतना रोल था कि वो इंस्ट्रक्ट करते रहें बड़े बच्चों को, ताकि वो ठीक से पढ़ा सके। वो केवल और केवल बड़े बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षा उस समय की व्यवहारिक शिक्षा थी। तो क्योंकि जो है मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था ये कहती थी कि हम जो है अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी इतनी जो है व्यवस्था कर लें, इतना सीख लें कि हम अपने व्यवहारिक जीवन को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बना सकें। शिक्षा का संरक्षण इस समय जो राजा महाराजा थे वो करते थे। विभिन्न प्रकार के जो है जो बादशाह थे, वो सब शिक्षा का जो है संरक्षण करते थे, शिक्षा की व्यवस्था करते थे। शिक्षा का माध्यम मोस्टली जो है अरबी फारसी था। तो उर्दू भी जो है उस समय चला, औरंगजेब के समय जो है उर्दू वगैरह में भी शिक्षा दी जाने लगी, लेकिन शिक्षा का मुख्य माध्यम अरबी फारसी था। फिर शिक्षा की स्थिति ऐसी स्थिति जो है मुस्लिम पीरियड में बहुत अच्छी थी कि शिक्षकों को जो है अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। जो मौलवी वगैरह थे उनको बहुत सम्मानित किया जाता था। शिक्षण पद्धति में जो है आपका लेक्चर मेथड था, क्वेश्चनिंग मेथड था, डिस्कशन मेथड था, जिसके माध्यम से जो मौलवी साहब थे वो शिक्षा देते थे, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा। फिर है धार्मिक और लौकिक शिक्षा का जो है समन्वय रहता था। तो इसमें जो है रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती थी, और जो है बिहेवियरल एजुकेशन, दोनों प्रकार की शिक्षा जो है इस समय बालकों को दी जाती थी। कि रिलीजियस मतलब कुरान वगैरह का अध्ययन, और लौकिक शिक्षा जो व्यवहारिक शिक्षाएं हैं उसका, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता था।
नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा भी इस समय थी कि नैतिक शिक्षा, नैतिकता बच्चों को सिखाई जाती थी। फिर है व्यक्तिगत संपर्क। तो इस समय जो है जो बालक जो है पढ़ने में ठीक ठाक थे, जो इंडिविजुअली बहुत अच्छे थे, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनको जो है बादशाह वगैरह, राजा वगैरह की सेवा में लगाया जाता था। फिर गुरु शिष्य संबंध इस समय जो है बहुत अच्छे थे। जो मौलवी साहब थे, उनके आदेशों का पालन करना शिष्यों का मुख्य काम था। तो ये इस प्रकार की बात उसमें अनुशासन जो है था, अनुशासन बहुत कड़े थे। अनुशासन में जो भी नियम कानून है, जो रीति रिवाज हैं, जो आदेश हैं, जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो करना पड़ता था स्टूडेंट को। अगर नहीं फॉलो करता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। बहुत ही अच्छा, इसी समय से जो है फिजिकल पनिशमेंट, जिसको कार्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है, शारीरिक दंड की जो है व्यवस्था मुस्लिम कालीन पीरियड से ही शुरू हुई कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने टीचर की बात नहीं मानता है तो उसको विभिन्न प्रकार से जो है शारीरिक दंड दिया जाता था। तो उसमें बेंत है, डंडे हैं, लात से मारना, हाथ से मारना, विभिन्न प्रकार, जिस प्रकार से जो है मौलवी साहब चाहें उसको दंडित कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये अनुशासन था। फिर संस्कृति एकता की अभिवृत्ति। तो इस प्रकार जो है शिक्षा हिंदुओं के लिए भी जो है मकतबों में थी कि मकतब में चाहे हिंदू, मुस्लिम, चाहे जो भी चाहे अध्ययन कर सकता है। साहित्य तथा इतिहास। अच्छा, इस समय आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो जो बड़े बड़े बादशाह थे वो विभिन्न प्रकार के जो है अब साहित्य लिखवाते थे, अपना इतिहास लिखवाते थे। तो भी इस प्रकार की व्यवस्था जो है मुस्लिम कालीन पीरियड पीरियड में थी कि अ, जो इतिहासकार थे उनको बादशाह अपने यहाँ बुला के, अपने दरबार में बुला के उनसे अपना इतिहास वगैरह लिखवाते थे। तो ये मुस्लिम कालीन पीरियड की शिक्षा व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में की क्या विशेषताएं थी, बौद्ध कालीन शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी, और मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। तो ये करीब मुस्लिम कालीन शिक्षा करीब 1800 तक चली। 1800 के आसपास, उससे पहले ही अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना जो है भारत पे आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। और आधिपत्य स्थापित हो गया जब अंग्रेजों का, तो उनको जो है क्लर्कियल ग्रेड के या अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। पहले वो शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, तो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के लिए कुछ धन जो है देना शुरू किया। तो शुरुआत औपचारिक रूप से भारत में अंग्रेजों द्वारा 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया, जिसमें जो है उन्होंने शिक्षा के लिए जो है पैसे की व्यवस्था की, धन की व्यवस्था की। अब उसको देखें तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें मुस्लिम अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था की कि भारतीय भाषाओं पर और भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि ये 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे, क्योंकि उस समय कई भाषाएं थी। तो ये हुआ कि अरबी, फारसी, उर्दू पर खर्चा किया जाएगा, कि संस्कृत पे खर्चा किया जाएगा, संस्कृत हिंदी पे खर्चा किया जाएगा, कि अंग्रेजी पे खर्चा किया जाएगा। तो इस समय जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये पैसा कहाँ खर्चा किया जाएगा। तो ये अच्छा, ये स्थिति ये बन गई कि जो है इतना विवाद बढ़ गया कि ये पैसा जो है फिर रिलीज ही नहीं किया गया, किसी को नहीं दिया गया। सबके अपने अपने जो है विचार थे, सबके अपनी अपनी सोच थी कि नहीं ये अंग्रेजी पर खर्चा किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये अरबी फारसी पर खर्चा किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हिंदी संस्कृत के विषयों पर खर्चा किया जाए। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने उस पैसे को जो है रिलीज नहीं किया, जिससे जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है उस 1 लाख रुपए से नहीं हो पाई। फिर मैकाले साहब का एक स्टेटमेंट था कि ये पैसा अंग्रेजी के उस पर जो है खर्चा किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा पर खर्चा किया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि एक यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। तो उनका ये कहना था कि जो जितना ज्ञान भारत और अरब के पूरे साहित्य में है, वो यूरोप की जो है एक अलमारी की एक शेल्फ में रखी किताबों के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो इनको जो है इनके भाषा पर शिक्षा पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी भाषा इनको पढ़ाई जाए, अंग्रेजी पर ही सारा पैसा खर्चा किया जाए।
तो लोगों ने इसको नहीं माना। फिर 1834 में ही जो है मकाले साहब ने एक जो है थियरी दी, जिसको डाउन फिल्ट्रेशन थियरी कहा जाता है। डाउन फिल्ट्रेशन थियरी में इन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो है जो पैसे की व्यवस्था है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो है केवल और केवल अपने यहाँ जो है काम पर लगाया जाए, विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाएं, और वो हमको देख के शिक्षित हो जाएंगे, और वो शिक्षित होने के बाद डाउनवर्ड फिल्टर्ड होके अपने जो है जाके घर को शिक्षित करेंगे, और घर वाले आसपास के मोहल्ले वालों को शिक्षित करेंगे। इस प्रकार से यह पूरी की पूरी व्यवस्था जो है धीरे धीरे भारत में फैल जाएगी। तो इनको इनके ऊपर पैसा करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इनको जो है अंग्रेजी माध्यम से अपने यहाँ काम धंधे पे लगाया जाए, ताकि जो है ये जो है चीजों को सीख लें, सीखने के बाद दूसरों को सिखाएं। तो ये जो है इन्होंने कहा मैकाले साहब ने। लेकिन उसी समय एक जो है और 1837 में आकलैंड आए, लॉर्ड आकलैंड ने ही ये बात की कि नहीं, ऐसी जो है जो 1 लाख रुपए है वो भारतीय भाषाओं पर खर्चा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये विवाद उसी समय समाप्त हुआ 1837 में। लॉर्ड ऑकलैंड ने पूरी की पूरी शिक्षा की बात जो है भारतीय भाषाओं के लिए, जिसमें सभी प्रकार की भाषाएं हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, सभी के लिए खर्चा करने की बात की। इसके बाद देखें तो जेम्स थॉमसन के प्रयास भी कुछ रहे। उन्होंने के जो है शिक्षा में प्रायोगिक विषय जैसे कि जो है आपका क्षेत्र मिति है, कृषि विज्ञान आदि को शामिल करने की बात किया। हाँ, इसके बाद जो है सबसे बड़ा जो शिक्षा भारत में मॉडर्न पीरियड में जो अभी तक चली आ रही है, वो वुड डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध है। जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो आज भी जो है कमोबेश लागू है हमारे यहाँ। उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को 3 लेयर में डिवाइड किया: प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। 3 भागों में बांटा, और तीनों भागों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की। हाँ, कि अलग अलग जो है क्लासेस में बांटा, अलग अलग चीजों को जो है एक हायरार्की के माध्यम से शो किया। तो इसलिए जो है वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, कि ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने में सबसे बड़ा जो है योगदान वुड डिस्पैच का रहा। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा देना और शिक्षा की व्यवस्था करना, ये जो है अंग्रेजी सरकार की, ब्रिटिश हुकूमत की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए जो है शिक्षा की व्यवस्था सरकारें या उस समय की वर्तमान सरकारें करें। उन्होंने जो है शिक्षा का माध्यम जो है अर्ध अंग्रेजी रखा, मतलब सभी प्रकार की भाषाएं जो है उसमें सम्मिलित रहें। प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उसमें सभी प्रकार की शिक्षा की बात की। अब इन्होंने पहली बार महिला शिक्षा की बात की, और टीचर्स के लिए जो है वोकेशनल और जो है ट्रेनिंग की बात की। हाँ, और स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, किसी विशेष धर्म की शिक्षा न दी जाए। तो ये कुछ उन्होंने सजेशन दिए। हाँ, अनुदान दिए जाए, निजी विद्यालय जो हैं, कुछ तो सरकारी विद्यालय बनाए जाए और जो निजी विद्यालय हैं उनको अनुदान दिया जाए। इसके तहत जो है अनुदान दिया, इसके तहत सभी राज्यों को शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई, कि जितने भी राज्य उस समय भारत में हैं सब लोग एक अलग से विभाग बनाए, शिक्षा विभाग, और उसमें जो है उसके माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करें। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे उस समय 1857 में बंगाल, मद्रास और बंबई में जो है तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो एक बंगाल विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय उस समय जो है भारत में सब सर्वप्रथम 1857 में वो डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए। ये तो हो गई 1854 की बात। अब देखें इसके बाद 1857 में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन ने विभिन्न शिक्षा के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है रिकमेंडेशन की। उसमें क्या क्या है एक दो देख लें आप। तो इसके तहत जो है प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर देने की बात की गई, कि प्राथमिक शिक्षा की जो है जो माध्यम हो वो आपका जो है क्षेत्रीय भाषाएं हो, मदर टंग हो, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा के लिए
जिला स्तर पर काम करने की जरूरत है। राज्य स्तर पर तो साहब ने बता दिया कि शिक्षा की जो है शिक्षा विभाग की स्थापना करें। तो राज्य स्तर पर भी जो है और जिले स्तर पर भी जो है विभिन्न प्रकार की नगर पालिकाएं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन्होंने जो है शिक्षा के लिए जो है दो शाखाएं बताई कि एक लिटरेरी और एक वोकेशनल, कि शिक्षा की जो है दो जो है ब्रांचेज रहेंगी, कि ऐसे विद्यार्थी जो साहित्यिक विषय चुनना चाहते हैं साहित्यिक विषय चुने, जो वोकेशनल चुनना चाहते हैं वोकेशनल विषय चुने। महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने व्यापक जो है प्रयास किया। और इस इनके समय में ही जो है इसी आदेश के आसपास पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसमें आप पढ़ते हैं 1887 में स्थापित हुआ। तो 1882 में ये हंटर कमीशन के समय ही जो है पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब देखिए 1904 का आयोग, जिसको कर्जन आयोग कहते हैं, इसने भी जो है कई रिकमेंडेशन दी एजुकेशन के लिए। उसी समय 1902 में रैले कमीशन इन्होंने बनाया, कर्जन साहब ने। उसने जो है विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशन दी है शिक्षा के लिए। तो उसमें क्या क्या है कि इन्होंने फिर हायर एजुकेशन के लिए जोर देना शुरू किया कि उसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के जो है रिसर्चर और जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी व्यवस्था की जाए और उनके लिए जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। सीनेट बनाया जाए विश्वविद्यालयों के लिए, कि एक सिंडिकेट बनाया जाए कि कार्य परिषद रहे, उसमें वाइस चांसलर रहें, प्रोफेसर रहें, टीचर रहें। ऐसी व्यवस्था रैले कमीशन के माध्यम से लॉर्ड कर्जन ने की। फिर अब विश्वविद्यालयों से निजी कॉलेज को संबंधित करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, कि जो भी कॉलेज हैं, जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, वो किसी विश्वविद्यालय से संबंधित हो, स्वयं से डिग्री न बांटे। उच्च शिक्षा तथा विद्यालयों के विकास हेतु 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने का उन्होंने प्रावधान किया। इस समय जो है विश्वविद्यालयों की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही कड़े निर्देश जो है लॉर्ड कर्जन ने दिए थे। फिर देखें, फिर इसके बाद 1917-19 में सैडलर आयोग आया। सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के जो है रिकमेंडेशन इन्होंने भी दिए हैं। इनको इन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए। विद्यालय में इंटरमीडिएट के बाद विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे, 3 वर्ष की डिग्री रहेगी। विद्यालय स्तर पर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को तैयार किया जाएगा। स्कूलों में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। वो विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के जो ऐसे जो है विद्यार्थी जो हैं, जो कॉलेज नहीं जाना चाहते, उनको भी जो है विद्यालय भेजने का काम किया जाएगा। और जो नियम कानून हैं विश्वविद्यालय के, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहेगी। इसी समय जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है आवासीय विश्वविद्यालय की उन्होंने बात की, तो हॉस्टल वगैरह जो है विश्वविद्यालयों में इसी समय बनाने शुरू किए गए। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने ढेर सारे जो है रिकमेंडेशन दिए हैं। फिर देखिए कि इसी के समय 1916 से 21 तक ढेर सारे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जैसे मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया। इन सब जगहों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए इनके समय। फिर देखिए हरटांग कमेटी ने 1929 में अपनी जो रिकमेंडेशन दी है, उसमें ढेर सारे जो है चीजों को जो है उन्होंने सम्मिलित किया। प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि जो अपव्यय और उधन है उसको समाप्त किया जाए, कि जो वेस्टेज और स्टेग्नेशन है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जा रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं, उनको जो है कैसे सुधारा जाए, उसमें ढेर सारी जो है इन्होंने सजेशन दिए। सभी को जो है हाई स्कूल और इंटर शिक्षा की व्यवस्था की बात की इन्होंने। विश्वविद्यालय स्तर पर कैसे जो है विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों को जो है बनाकर विश्वविद्यालयों की जो एनामिली है उसको समाप्त किया जाए। इसके बाद देखें 1944 में सार्जेंट जो है आए, सार्जेंट साहब ने भी जो है ढेर सारे सुझाव दिए कि 3 से 6 वर्ष तक जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा रहेगी, 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। 1944 की बात है, जब देश आजाद होने वाला था, उस समय की बात है। 11 से 17 आयु वर्ष के बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार के जो हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है प्रवेश दिया जाएगा। हाँ, हाई स्कूल स्तर की शिक्षा दो प्रकार की रहेगी, एक एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन, और जिसके अंतर्गत जो है आप जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है टेक्नोलॉजी के, कॉमर्स के और जो एग्रीकल्चर से संबंधित विषयों का चयन कर सकते हैं।
ये सब चीज़ें 20 वर्षों तक जो है हम निरक्षरता को, इलिटरेसी को समाप्त कर देंगे। ये सब चीज़ें जो है बात की। उन्होंने फिर एक बहुत बढ़िया बात की कि जो विकलांग बच्चे हैं, विशेष स्पेशल चाइल्ड हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की बात उन्होंने सार्जेंट रिपोर्ट में की है। तो इस तरीके से जो है अगर ये सब रिकमेंडेशन लागू होती तो शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी-सी और बेहतर हुई होती। लेकिन अब फॉर्च्यूनेटली हम लोगों को जो है आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के आयोग बनाए गए। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर जो है देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है विभिन्न आयोगों ने किस प्रकार जो है शिक्षा को अपने विभिन्न प्रकार के जो है रिकमेंडेशन से कैसे आगे बढ़ाया है।